हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम रेंट में डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज़ मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हर एक वीडियो की आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। आपको मेरी वेबसाइट इनलाइटन नॉलेज बेस से भी पीडीएफ फाइल्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और आप फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं आपकी मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट के बारे में। तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट क्या है? अब रिकार्डो के थ्योरी के बाद मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट आई, तो हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, एक एम्पलीफाइड एंड मॉडिफाइड वर्जन है किसका, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट का। मतलब इसको ही, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट को ही ज़्यादा क्लियर किया गया और भी उसको मॉडिफाई करके ये थ्योरी बनाई गई है। इट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस्ड बाय जे.एस. मिल। सबसे पहले इस थ्योरी के बारे में डिस्कशन की थी जे.एस. मिल ने, और उसके बाद बाकी सारे इकोनॉमिस्ट ने धीरे धीरे इसको डेवलप करने की कोशिश की, जैसे कि जैवंस, पैरेटो, मार्शल, जॉन रॉबिन्सन एक्सेट्रा। अब मॉडर्न थ्योरी कहती क्या है कि इकोनॉमिक रेंट एक ऐसा सरप्लस है विच इज़ नॉट पेक्यूलर टू लैंड अलोन। अब ज़रूरी नहीं कि जो रेंट अराइज हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ लैंड की वजह से ही हो रहा है। इट कैन बी पार्ट ऑफ इनकम ऑफ लेबर। ये लेबर की इनकम का भी पार्ट होता है, कैपिटल का भी और एंटरप्रेन्योर का भी। मतलब ये क्या मान के चला है कि सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो इनकम आ रही है वो रेंट में इंक्लूड होती है। इकोनॉमिक रेंट में बी डिफाइंड एज एनी पेमेंट टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कोई भी पेमेंट जो हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को करते हैं जो कि ज़्यादा है उसकी क्या है, टोटल सप्लाई प्राइस से। कुछ सप्लाई प्राइस तो हमने पे किया ही किया, और उनके बदले में भी थोड़ी सी जो ज़्यादा हम लोग आपकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की पेमेंट करते हैं ना, उसको ही हम रेंट का नाम देते हैं। मतलब फैक्टर ऑफ पेमेंट यूज़ करने पे किसी को आपने उसका सप्लाई प्राइस तो दिया ही, साथ में कुछ ऐसा अमाउंट एक्स्ट्रा दिया है, दैट इज़ योर रेंट। अब सप्लाई प्राइस होता क्या है? सप्लाई प्राइस रेफर्स टू मिनिमम अर्निंग रिक्वायर्ड टू कीप द फैक्टर इन इट्स प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। कम से कम अर्निंग जिससे जो आपका फैक्टर है, प्रोडक्शन का फैक्टर है, वो आपको छोड़ के ना जाए, मतलब प्रेजेंट ऑक्यूपेशन में ही बना रहे। आगे एग्जाम्पल भी देखेंगे जिससे और भी क्लियर हो जाएगा। इसी सप्लाई प्राइस को हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रांसफ़र अर्निंग का। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसफ़र अर्निंग मतलब यही है कि ऐसा जो प्राइस है, मतलब हम लोग इसको कह सकते हैं नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज़, एक तरह की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि ट्रांसफ़र अर्निंग एक मिनिमम अर्निंग है जो एक प्रिवेंट करती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कि वो कहीं और ना ट्रांसफ़र हो जाए। अब जैसे मेरी इनकम है 15,000 मान के चलते हैं, अब 15,000 मेरी मिनिमम अर्निंग है। अगर कोई इससे मुझे ज़्यादा देता है तो मैं अपना शिफ्ट कर दूंगी, ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन ट्रांसफ़र अर्निंग का मतलब क्या है, मिनिमम, कि मुझे इतना तो चाहिए ही चाहिए, मेरी ये मिनिमम अर्निंग है और इतना मुझे मिलना ही चाहिए, ये चीज़ मुझे मिलनी ही चाहिए ताकि मैं कहीं और ना जा सकूं, कहीं और मतलब ट्रांसफ़र ना हो सकूं। तो ऐसी मिनिमम अर्निंग जो प्रिवेंट करती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ताकि वो कहीं किसी और ऑक्यूपेशन में ट्रांसफ़र ना हो जाए। तो रेंट एक तरह का सरप्लस होता है जो कि अराइज होता है कैसे, अगर हम लोग डिफरेंस निकालें एक्चुअल अर्निंग में और आपकी ट्रांसफ़र अर्निंग में, दैट इज़ कॉल्ड योर रेंट। तो रेंट इज़ इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफ़र अर्निंग। ट्रांसफ़र वही कि मिनिमम अर्निंग जो आपकी लगती है एक्चुअली जो आप लोग कमा रहे हो, जितना उसका डिफरेंस आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, रेंट हो जाएगा। अब ट्रांसफ़र अर्निंग या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है? हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अपनी डिफरेंट यूजेस होते हैं। जब हम उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक से दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं तो देखो हमें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा। अब मैंने आपको एग्जांपल दी, जैसे 15,000 मेरी पे है, कोई मुझे 20,000 ऑफर कर रहा है, तो इसका मतलब मुझे 15,000 वाली पे छोड़नी पड़ी ना, सेक्रीफाइस करनी पड़ी ना। तो वही मेरी क्या है बच्चे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और मुझे कितनी मिली, 20,000 मिली, तो उसके बीच में जो डिफरेंस आया 5,000 एक्स्ट्रा आया। तो जो मैंने सेक्रीफाइस किया, व्हेन वी ट्रांसफ़र इट फ्रॉम वन यूज टू अदर वी हैव टू सेक्रीफाइस द इनकम अर्न बाय इट। हमें पहली वाली जो इनकम है जो सेक्रीफाइस करनी पड़ी ना फ्रॉम इट्स अर्लियर यूज़, और इसी सेक्रीफाइस ऑफ दिस अर्निंग, इसी सेक्रीफाइस को हम लोग क्या कहते हैं, आपकी ट्रांसफ़र अर्निंग का नाम देते हैं। तो ट्रांसफ़र अर्निंग देयरफॉर क्या है, एक मिनिमम अर्निंग जो एक फैक्टर को मिलनी ही चाहिए। इट इज़ देन अलोन दैट इट कुड बी पुट टू सम अदर यूज़। अब देखो एग्जाम्पल, एक पीएन है जिसको 500 वेजेस मिल रहे हैं एक फर्म में।
इफ़ ही वुड लाइक टू ज्वाइन अनदर फर्म ओनली, अब वो दूसरी फर्म ज्वाइन कब करेगा, जब उसको 500 से ज़्यादा मिले, ठीक है ना, क्योंकि 500 क्या है उसकी वजह मिनिमम अर्निंग है। अब 500 से अगर ज़्यादा मिलेंगे तब भी वो ट्रांसफ़र करेगा ना अपनी जॉब को। 500 क्या हुआ उसका मिनिमम अमाउंट दैट ही मस्ट गेट, उसको मिलना ही चाहिए इन ऑर्डर टू रिमेन इन हिज प्रेजेंट जॉब, अपनी प्रेजेंट जॉब में बने रहने के लिए ये उसकी क्या हो गई, मिनिमम अर्निंग हो गई। और इसी मिनिमम अर्निंग को हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रांसफ़र अर्निंग। दस ट्रांसफ़र अर्निंग क्या हुई, दैट अर्निंग ऑफ अ फैक्टर विच इट गेट्स इन इट्स बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव यूज, उसको कहते हैं हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है ना, इतनी उसको मिलनी ही चाहिए अपने नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज से, तो जिसको हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी नाम देते हैं। ये ट्रांसफर अर्निंग हो गया, सप्लाई प्राइस हो गया एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तीनों चीज़ें क्या है, सेम है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाई डज रेंट अराइज, रेंट अराइज ही क्यों हुआ। मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट क्या है, कॉन्कस मतलब एग्री करती है रिकार्डो की थ्योरी से कि जो आपका रेंट अराइज हुआ है वो क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द स्कारसिटी ऑफ लैंड, क्योंकि आपकी लैंड क्या है बच्चे, स्कार्स है, लिमिटेड है। सप्लाई ऑफ अदर फैक्टर जैसे लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा में ऑल्सो बिकम स्कार्स, वो भी स्कार्स हो सकते हैं, ठीक है, लिमिटेड हो सकते हैं डिमांड से, मतलब सप्लाई उनकी भी कम हो सकती है डिमांड से। दिस केस में हम लोग कहते हैं जो इनकम अर्न करते हैं ये स्कार्स फैक्टर एक्सेस में ऑफ देयर मिनिमम इनकम, उन्हें क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक रेंट का नाम दिया जाता है। जो मतलब इनकम इन्होंने अर्न की वो ज़्यादा है आप अपनी क्या है मिनिमम इनकम से, जिसका डिफरेंस हम लोग निकालते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, रेंट मिल जाता है। Austrian economist Professor Weiser has divided all factors of production into two parts. इन्होंने क्या किया, दो भागों में आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बांट दिया। पहला है स्पेसिफिक फैक्टर्स और दूसरा है आपका नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स। स्पेसिफिक फैक्टर्स क्या होता है, जिसका एक ही यूज़ है, जैसे कि आपके पास एक लैंड है उस पर सिर्फ आप वीट ही उगा रहे हो, या फिर एक टेक्सटाइल लेबर है वो जस्ट वीविंग ही कर रहा है, मतलब एक ही यूज़ कर रहा है चीज़ का। इन फैक्टर्स की कोई मोबिलिटी नहीं होती, ठीक है, इधर से उधर नहीं कर सकते, कोई मोबिलिटी नहीं है। ऑन दी अदर फैक्ट देखो, नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स कौन से होते हैं, जिनकी मोबिलिटी होती है, जिनको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट यूजेस में लगा सकते हैं। स्पेसिफिसिटी ऑफ फैक्टर्स प्रोफेसर वाइजर के अकॉर्डिंग मेन कॉज है आपका रेंट का, क्योंकि हम एक चीज़ को सिर्फ एक यूज़ में ही लगा रहे हैं और उसका कोई यूज़ ही नहीं है। अब देखो अल्टरनेटिव यूज़ है ही नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ट्रांसफ़र कॉस्ट है ही नहीं, तो दैट मीन्स एक्चुअल अर्निंग हमने रेंट कैसे निकाला था, रेंट इज इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग। अब जैसे ट्रांसफर अर्निंग तो कोई है ही नहीं, दैट इज योर जीरो, तो रेंट किसके इक्वल आ जाता है, एक्चुअल अर्निंग के इक्वल आ जाता है ना। तो स्पेसिफिक फैक्टर का कोई और यूज़ होता नहीं है, तो इसका मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, ज़ीरो हो गई, उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकते इधर से उधर, तो ट्रांसफ़र अर्निंग क्या हो गई बच्चे, ज़ीरो हो गई। तो इंटायर जितनी भी एक्चुअल अर्निंग है वो आपका क्या निकलेगा, रेंट निकल जाएगा। हैंस इट इज़ द स्पेसिफिक नेचर ऑफ फैक्टर दैट गिव राइज टू रेंट, इसी वजह से रेंट अराइज होता है, क्योंकि एक ऐसा फैक्टर है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज़ है, उसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ट्रांसफ़र कॉस्ट है ही नहीं। ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेसिफिक टू सम एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट तक वो स्पेसिफिक रहता है और बाद में क्या हो सकता है, नॉन स्पेसिफिक भी हो सकता है। तो इसीलिए रेंट अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है। इसमें हम लोग ज़्यादातर क्या देखते हैं, इट्स एक्चुअल अर्निंग, जो आपकी एक्चुअल अर्निंग है वो कई बार ज़्यादा हो जाए आपकी ट्रांसफ़र अर्निंग से, उनको दोनों का डिफरेंस हम लोग क्या कहते हैं, रेंट कहते हैं। अब हम देखते हैं देयर आर मेन कॉजेज, दो मेन कॉजेज हैं कि रेंट अराइज क्यों होता है। पहला, जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो, स्पेसिफिक हो, ठीक है, एक ही यूज़ है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, और दूसरा जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपका क्या हो, लिमिटेड हो, स्कार्स हो। तो दो चीज़ों की वजह से आपका रेंट अराइज होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसने रेंट को डिटर्मिन कैसे किया। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने बताया, जस्ट एज प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, प्राइस एक कॉमोडिटी का कैसे निकालते हो, डिमांड एंड सप्लाई से, वैसे ही रेंट जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का वो भी इसने कैसे डिटर्मिन किया है, डिमांड एंड सप्लाई से ही डिटर्मिन किया है। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने रेंट को दो पार्ट्स में स्टडी किया। पहला है रेंट ऑफ लैंड, लैंड का रेंट। सेकंड है जनरल कंसेप्ट ऑफ रेंट, जो हम देखते ही हैं डिफरेंस किस में निकाला जाता है, आपकी एक्चुअल अर्निंग में और ट्रांसफ़र अर्निंग में। पहले बात करते हैं
डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट ऑफ लैंड, या जिसको हम लोग कहते हैं स्कार्सिटी थ्योरी। स्कार्सिटी थ्योरी क्यों? क्योंकि आपकी लैंड है वो आपके पास लिमिटेड है। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के द्वारा जो रेंट अराइज हो रहा है वो क्यों अराइज हो रहा है? बिकॉज ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ लैंड की वजह से। स्कार्सिटी का मतलब क्या है? कि आपकी डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, क्योंकि सप्लाई बच्चे लिमिटेड है, डिमांड लोग ज़्यादा कर रहे हैं, जिस वजह से रेंट आपका अराइज होता है। रेंट को हम लोग डिटर्मिन कैसे करेंगे? एट दैट पॉइंट वेयर डिमांड फॉर लैंड इज इक्वल टू इट्स सप्लाई। जहाँ पे लैंड की डिमांड सप्लाई के इक्वल हो जाए वहाँ पे आपका रेंट डिटर्मिन हो जाएगा। अब पहले पढ़ते हैं डिमांड फॉर लैंड। अदर फैक्टर्स की तरह आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, डिमांड फॉर लैंड क्या है? डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड का मतलब होता है कि इनडायरेक्टली इसका असर इनडायरेक्टली देखने, डायरेक्ट नहीं है। जैसे कि हम लोग लैंड की डिमांड करते क्यों हैं? क्योंकि जब डिमांड आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की होगी, ऐसे ही थोड़ी लैंड की डिमांड सीधा ही कर रहे हो। अगर लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं तब जाके हम लोग लैंड की डिमांड कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हुई? आपकी किसी चीज़ से डिराइव की गई है। डिराइव किससे की गई है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से। तो अगर बच्चे लैंड की डिमांड किस पे डिपेंड करती है? डिमांड फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे। अगर फूड ग्रेन्स की डिमांड एकदम से बढ़ गई तो दैट मीन्स हमने लैंड की डिमांड को बढ़ा दिया। और वैसे ही कॉन्ट्रेरी ले लो, अगर फूड ग्रेन्स की डिमांड कम हो गई तो डिमांड आप लोग लैंड की क्या कर दोगे? कम कर दोगे। सो डिमांड फॉर लैंड किससे इन्फ्लुएंस होती है? उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से, कि मतलब एक और ज़्यादा लेबर, या फिर हम कह सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा चीज़ है, मतलब मोर एंड मोर ऑफ लैंड इज़ यूज्ड, इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। जितनी ज़्यादा आप लोग लैंड को यूज़ करते जाओगे उससे मिलने वाली जो प्रोडक्टिविटी है धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से लैंड की डिमांड कैसे बनेगी? इट विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। हमेशा ये क्या बनेगी? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ही बनेगी, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाती है? कम होना शुरू हो जाती है। तो ये था डिमांड फॉर लैंड। अब बात करते हैं सप्लाई ऑफ लैंड की। सप्लाई ऑफ लैंड क्या होती है? फिक्स्ड होती है। लैंड की सप्लाई आपके पास क्या है? इन इलास्टिक, मतलब फिक्स्ड है। इट्स सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक। इसका मतलब इंक्रीज इन प्राइस ऑफ लैंड विल नॉट इवॉक एनी इंक्रीज इन सप्लाई। अगर प्राइस लैंड का बढ़ भी जाता है तब भी सप्लाई में तो कोई इंक्रीज नहीं आएगा, क्योंकि वो फिक्स्ड है। रेंट ऑफ लैंड को हम लोग डिटर्मिन कैसे करेंगे? जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम इसकी कर्व बना लेते हैं। अब देखते हैं कि एक्स एक्सिस पे क्या लेना है? लैंड के यूनिट्स की, कितनी हम लोग लैंड यूज़ करवा रहे हैं। और वाई एक्सिस पे बच्चे आएगा आपका रेंट, कि रेंट कितना दे रहे हैं। अब देखो सप्लाई क्या है? इन इलास्टिक, मतलब सप्लाई आपकी फिक्स्ड है। ये आपकी क्या बन जाएगी? वर्टिकल लाइन, जो कि आपकी ओ एक्स एक्सिस के बिल्कुल ही वर्टिकल है। तो दैट मीन्स एस एस आपकी सप्लाई कब होगी लैंड की? ये पैरेलल है ओ वाई एक्सिस के, मतलब सप्लाई जो लैंड की है वो फिक्स्ड है। कितनी फिक्स्ड है? ओ एस। इनिशियल डिमांड हम लोग बना देते हैं कि अभी लोग डिमांड कितनी कर रहे हैं, मान के चलो ये है, ये आपकी डाउनवर्ड स्लोपिंग बन गई। अब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई किस पे है? इस पॉइंट पे। ये हम लोग ले लेते हैं ई पॉइंट। तो रेंट कितना डिटरमिन हो गया? ये आपका रेंट आ गया। क्लियर हो गया? अब एकदम से क्या हुआ? पॉपुलेशन बढ़ गई। पॉपुलेशन बढ़ने से लोग क्या करेंगे? डिमांड ज़्यादा करेंगे। ये बन गई आपकी डिमांड कर्व D1 D1। लोगों ने अपनी डिमांड बढ़ा दी। तो वैसे ही देखो सप्लाई फिक्स्ड है, रेंट आपका राइज हो जाएगा। ये राइज होके कहाँ पहुँच गया? R1 पे। अगर बच्चे लोग डिमांड को कम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगी। नीचे आके क्या बन गई? D2 एंड D2। फिर रेंट भी क्या हो जाएगा? कम हो गया। ये रेंट कहाँ पे आ गया? ये पॉइंट आया। रेंट आपका आ जाएगा R2। अब भाई एक और चीज़ यहाँ पे आपने देखनी है। मान के चलो डिमांड बहुत ज़्यादा ही कम हो गई, सप्लाई से भी कम, ये बन गई D3। अब क्या रेंट लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अब इस चीज़ पे D3 पे क्या हुआ बच्चे? सप्लाई आपकी ज़्यादा हो गई डिमांड से। जैसे कि रिकार्डियन थ्योरी में किया था ना, लैंड पड़ी है बहुत ज़्यादा, लोग डिमांड कर नहीं रहे, तो ये गॉड गिफ्टेड है आपके पास, तो इस पे आपको कोई भी रेंट पे नहीं करना पड़ेगा। रेंट पे करते ही क्यों हो? जब लैंड लिमिटेड है, डिमांड बढ़ती जा रही है, लोगों के पास ज़मीन की सप्लाई बढ़ नहीं रही। लेकिन यहाँ पे क्या सिचुएशन है? लोग डिमांड कम कर रहे हैं, लैंड खाली पड़ी है, सप्लाई ज़्यादा है, तो यहाँ पे कोई भी
रेंट राइज नहीं होगा। तो ये थे बच्चे आपकी डायग्राम पहली वाली जो कि सप्लाई ऑफ लैंड को बताती है। तो हमने ढूंढा कैसे रेंट को, इंटरेक्शन ढूंढा किसकी, डिमांड और सप्लाई से रेंट को हमने डिटरमिन कर लिया। अब ये था आपका पहला केस। सेकंड बात करते हैं, रेंट किसका डिफरेंस होता है, एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग में। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के द्वारा रेंट डिफरेंस होता है आपका एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफर अर्निंग, जिसे हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। इन दिस सेंस रेंट कैन बी पार्ट ऑफ द इनकम ऑफ ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। रेंट सभी में से ही निकलता है, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर में से, लेकिन ये सारे फैक्टर्स विल अर्न रेंट ओनली। अब इनका रेंट कब मिलेगा, जब सप्लाई क्या होगी बच्चे, लेस देन परफेक्टली इलास्टिक। आपकी जो सप्लाई है ना वो मतलब लेस है, कम है परफेक्टली इलास्टिक से। जैसे कि एक देखो परफेक्टली इन इलास्टिक है, वहाँ पे तो रेंट अराइज होगा ही होगा। अब लेस देन परफेक्टली इलास्टिक पे भी आपका जो रेंट है वो अराइज होगा। कब अराइज होगा, जब हम लोग एक्चुअल अर्निंग में से ट्रांसफर अर्निंग को माइनस करवा देंगे। पहला देखो, सप्लाई अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या हो, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड है, तो वहाँ पे रेंट पे करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सप्लाई इज ग्रेटर दैन दी डिमांड, तो रेंट विल बी ज़ीरो। सेकंड पे आ जाओ, सप्लाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक। सप्लाई बिल्कुल ही फिक्स्ड है, जो हम अभी करके हटे हैं ना एक डायग्राम जो हमने वर्टिकल बनाई एसएस का, सेम वही है कि सप्लाई आपकी परफेक्टली इन इलास्टिक है, खड़ी हुई है, बिल्कुल इंक्रीज डिक्रीज नहीं करते। वहाँ पे सारी के सारी जो इनकम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको दे रहा है सभी किस में चली जाएगी, रेंट में चली जाएगी। क्योंकि इसमें क्या होगा बच्चे कि आपका परफेक्टली इन इलास्टिसिटी में जितने भी फैक्टर्स आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो उस पर जो भी आप लोगों की अर्निंग आ रही है वो सारी रेंट में ही चली जाएगी, क्योंकि सप्लाई क्या है, इन इलास्टिक। थर्ड केस आपका है कि जब सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लेस देन परफेक्टली इलास्टिक, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। इसमें क्या होगा, उस पार्ट इनकम का जो कि फैक्टर अर्न कर रहा है विच इज़ अबव इट्स ट्रांसफर अर्निंग इज कॉल्ड रेंट। मतलब कुछ एक्चुअल अर्निंग मान के चलो 20 होगी, ट्रांसफर अर्निंग होगी 10, तो 10 आपका क्या हो जाएगा, रेंट हो जाएगा। ये हम आगे सारा कुछ इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो हम लोग पहला केस पढ़ते हैं, रेंट तब निकालना जब आपका फैक्टर क्या हो, परफेक्टली इलास्टिक हो। इलास्टिक है तो दैट मीन्स नो रेंट, कोई रेंट नहीं लगेगा। देखो सप्लाई ऑफ फैक्टर क्या है, परफेक्टली इलास्टिक। जब भी डिमांड में चेंजेस आते हैं जिससे क्या होगा, सप्लाई आपकी तो वो सप्लाई क्या रहती है, इलास्टिक रहती है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। देयर इज कॉरस्पॉन्डली चेंज इन योर सप्लाई। ये फैक्टर को हम लोग स्कार्स नहीं कहते, क्योंकि स्कार्स का मतलब क्या होता है, लिमिटेड। अब ये फैक्टर लिमिटेड है ही नहीं। एट द एग्जिस्टिंग रेट एनी अमाउंट ऑफ दैट फैक्टर इज अवेलेबल, मतलब किसी भी रेट पे आपके पास लैंड है, जो कुछ भी है वो अवेलेबल है। कॉन्सिक्वेंटली इसकी एक्चुअल अर्निंग ट्रांसफर अर्निंग दोनों क्या हो जाएगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी, तो कोई डिफरेंस नहीं होगा दोनों में, तो रेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। मतलब एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग कर दो, उसका आंसर क्या निकल के आएगा, ज़ीरो। क्योंकि आपके पास लैंड जो है, जो मतलब फैक्टर है प्रोडक्शन का, वो अनलिमिटेड है, जितना मर्जी यूज़ करो, तो वहाँ पे रेंट तो राइज ही नहीं होगा ना। अब इसको हम लोग बना लेते हैं। अब देखो क्या करना है, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे हम लोग कैपिटल को लेके चले हैं, कैपिटल ले ली, ठीक है, कैपिटल। एंड वाई एक्सिस पे हमने लिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। यूनिट्स ऑफ कैपिटल ओ एक्स एक्सिस पे शो किए गए हैं एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ओ वाई एक्सिस पे। अब देखो बच्चे सप्लाई कर्व इसमें कैसे बनेगी, ऐसे अनलिमिटेड, जितना मर्जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, जहाँ पे आपकी सप्लाई क्या है बच्चे, अनलिमिटेड है। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लीजिए कैसे बनाया गया है। एक्स एक्सिस पे आपकी कैपिटल, वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट। सप्लाई कब कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, हॉरिजॉन्टल टू दी ओ एक्स एक्सिस, मतलब परफेक्टली इलास्टिक है। अब लेते हैं कि डिमांड हम कैपिटल की कर रहे हैं, ये वाली डी डी, ये आपकी पहली डिमांड है, इनिशियल डिमांड है कैपिटल की। इसमें डी डी कट कर रही है सप्लाई कर्व को, किस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे कट कर रही है। अब ई पॉइंट पे देख लेते हैं बच्चे कि डिमांड फॉर कैपिटल कितनी है, 20 लैक्स। यहाँ पे हम ले लेते हैं कि लोग डिमांड कितनी कर रहे हैं कैपिटल की, 20 लाख। सप्लाई भी क्या होगी, 20 लैक्स ही होगी, ठीक है। सप्लाई भी बच्चे क्या होगी, 20। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10%,
मतलब यहाँ पे जो सप्लाई है वो भी 20 हो रही है, डिमांड भी 20 हो रही है, क्योंकि दोनों क्या है, एक्चुअल अर्निंग ट्रांसफर अर्निंग दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब डिमांड राइज हो गई, डिमांड आपकी राइज होके कितनी बन गई, D1, इसका मतलब डिमांड यहाँ पे कितनी हो गई 40, तो सप्लाई कितनी होगी, दैट विल ऑल्सो बी योर 40, क्योंकि एक्चुअल अर्निंग इज इक्वल टू योर ट्रांसफर अर्निंग। डिमांड बढ़ गई, वैसे ही कॉरेस्पॉन्डिंगली आपकी सप्लाई भी कितनी बढ़ गई, 40 बढ़ गई। वैसे ही आगे आगे बढ़ाते जाओगे, 60 करोगे वो भी 60 बढ़ेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम चल रहा है, दैट इज 10%। तो ओनर है जो कैपिटल का, उसको तो कोई रेंट नहीं ना मिला, यहाँ पे जितनी डिमांड उतनी सप्लाई होगी, जितनी डिमांड उतनी सप्लाई होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही चल रहा है, तो ओनर ऑफ कैपिटल को कोई रेंट यहाँ पे अर्न करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी सप्लाई क्या है, बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक है। जितना लोग मतलब बना रहे हैं उतनी डिमांड हो रही है, डिमांड यूर इक्वल टू सप्लाई, तो नो रेंट विल अराइज। ये था फर्स्ट केस। सेकेंड पढ़ते हैं, रेंट जब सप्लाई ऑफ फैक्टर क्या है बच्चे, परफेक्टली इन इलास्टिक है। अब देखो सप्लाई ऑफ फैक्टर परफेक्टली इन इलास्टिक है, तो मतलब व्हेन इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स डिमांड नॉट फॉलोड बाय द चेंज इन सप्लाई। डिमांड तो इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, लेकिन सप्लाई अपनी क्या है, बिल्कुल इन इलास्टिक वहीं की वहीं खड़ी है। तो यहाँ पे बच्चे ट्रांसफर अर्निंग क्या होगी, जीरो होगी, तो सारी एक्चुअल अर्निंग आपकी क्या हो जाएगी, रेंट में ही चली जाएगी। ट्रांसफर अर्निंग विल बी जीरो, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफर अर्निंग एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो जब हम निकालेंगे रेंट को, वो क्या आएगा, एक्चुअल अर्निंग। देखो एक्चुअल अर्निंग में से ट्रांसफर अर्निंग माइनस करवाते हैं, ट्रांसफर अर्निंग जीरो हो गई, तो रेंट किसके इक्वल आ जाएगा, आपकी एक्चुअल अर्निंग के इक्वल आ जाएगा। ये डायग्राम हम वैसे पहले भी कर चुके हैं, दोबारा से बता देती हूँ, क्योंकि ये हमारा अलग से डिटर्मिनेशन को निकालना है। एक्स एक्सिस पे लो, यहाँ पे कैपिटल लेंगे, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस बच्चे वही रेट ऑफ इंटरेस्ट ही चलेगा। तो हम लोग बना लेते हैं पहले सप्लाई कर्व। इसमें आपकी जो सप्लाई बनने वाली है वो क्या होगी, सॉरी एक्स एक्सिस पे हमने लैंड लेना है, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है परफेक्टली इन इलास्टिक की, तो इस पे हम लोग लैंड लेंगे। एक्स एक्सिस पे हमने लिया यूनिट्स ऑफ लैंड, और आपका वाई एक्सिस पे रेंट लेगा, क्योंकि प्रीवियस वाली जो हमने किया था ना वो आपकी थी परफेक्टली इलास्टिसिटी में। परफेक्टली इलास्टिसिटी में आपने कैपिटल लेना है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे क्या लेना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें थोड़ी चेंजेस है, इसमें आप एक्स एक्सिस पे लोगे लैंड को वाई एक्सिस पे लोगे अपने रेंट को, क्योंकि यहाँ पे रेंट डिटर्मिन होके आएगा आपके पास। अब एसेस आपकी हो जाएगी ऐसे वर्टिकल, ठीक है, ओ वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आएगी, सिग्निफिकाइंग कि राइज और फॉल इन प्राइस ऑफ लैंड पे कोई चेंज नहीं आएगा उसका सप्लाई में। अब देखो डिमांड लैंड की हम इनिशियल ले लेते हैं DD, ये आपकी आई डिमांड फॉर लैंड। रेंट कितना हमने निकाला, R निकाल लिया। अगर वैसे ही बच्चे डिमांड आपकी बढ़ जाएगी, E पॉइंट ले लो इक्विलिब्रियम का, ये E1 ले लो, डिमांड आपकी बढ़ गई, D1 हो गई, रेंट कितना हो गया, ये पहले मान के चलो रेंट यहाँ पे 20 आया, और रेंट यहाँ पे क्या आ गया, 40 आ गया। तो व्हेन डिमांड फॉर लैंड इज DD, सप्लाई कब SS को वहाँ पे कट कर रही है E पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पे। एक्चुअल अर्निंग लैंड की कितनी है, 20 रुपीज़, ट्रांसफर अर्निंग है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर 20 है तो ये सारा का सारा किस में जाएगा, रेंट में जाएगा। अगर डिमांड बढ़ गई, ये होगी 40, एक्चुअल अर्निंग कितनी है, 40 है, रेंट आपका भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफर अर्निंग क्या है बच्चे, जीरो है। तो आपका ये सारा कुछ का क्या निकलेगा, रेंट निकलेगा। तो हम यहाँ से क्या समझ सकते हैं, अगर सप्लाई एक फैक्टर की परफेक्टली इन इलास्टिक है, तो सारा का सारा जो भी लैंड पे जो भी खर्चा हो रहा है, सारी इनकम आएगी फैक्टर की, वो आपकी क्या होगी, रेंट में ही चली जाएगी। योर एक्चुअल अर्निंग विल बी इक्वल टू रेंट, ये बन जाएगी। अब आ जाओ थर्ड वाली कर्व पे। जब आपके बच्चे सप्लाई ऑफ फैक्टर इज लेस देन दी परफेक्टली इलास्टिक, सप्लाई ऑफ फैक्टर कब होता है लेस देन परफेक्टली इलास्टिक, जब इंक्रीज इन डिमांड इज फॉलोड बाय रिलेटिवली लेस इंक्रीज इन सप्लाई। अब देखो डिमांड बढ़ी, सप्लाई बढ़ी तो है, बट इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी जितनी डिमांड बढ़ रही है। मान के चलो डिमांड 20 बढ़ी, सप्लाई 5 से 10 बढ़ गई, बढ़ी तो है, लेकिन डिमांड का प्रोपोर्शन बढ़ने का क्या था, ज़्यादा था। इस सिचुएशन में व्हेन डिमांड फॉर फैक्टर इंक्रीजेस, इट्स सप्लाई डज नॉट इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन। तो दैट मीन्स आपकी एक्चुअल अर्निंग क्या हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है ट्रांसफर अर्निंग से। टेबल की हेल्प से देख लेते हैं क्या बताया गया है। अब देखो टेबल क्या आपको बता रहा है कि जब डिमांड फॉर लेबर कितनी है, 10 थी, फर्स्ट वाले में डिमांड फॉर लेबर 10 थी, तब ट्रांसफर अर्निंग एंड एक्चुअल अर्निंग दोनों क्या है, 10 है।
एक्चुअल अर्निंग भी 10 है, ट्रांसफ़र अर्निंग भी 10 है। तो इसका मतलब 10 क्या है बच्चे, यहाँ पे 10 आपकी मिनिमम रेट ऑफ वेज है, मिनिमम रेट ऑफ वेज बिलो विच देयर विल बी नो सप्लाई ऑफ लेबर। मतलब ये मिनिमम तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो लेबर की सप्लाई होगी ही नहीं, कि कोई भी लेबर ऑफर नहीं करेगा अपनी सर्विसेज अगर वो उसको 10 रुपये से कम मिलते हैं। तो दैट मीन्स ये उसकी मिनिमम होगी। अगर डिमांड लेबर की बढ़ जाती है, बढ़ के कितनी हो गई डिमांड, 20 हो गई, लेकिन सप्लाई उतनी इंक्रीज नहीं हुई, तो क्या होगा, जो वेजेस हैं वो एकदम से राइज कर जाएंगे। तो एक्चुअल अर्निंग जो लेबर की है वो कितनी हो गई, 15 हो गई। मतलब अब एक्चुअल अर्निंग लेबर कितना कर रहा है, 15, लेकिन ट्रांसफ़र अर्निंग मिनिमम अमाउंट तो उसका यही है, 10 ही है। तो हर लेबर, एवरी लेबर को एक रेंट अर्न होगा, कितना होगा, 15 में से 10 को माइनस करवा दिया, 5 रुपये मतलब रेंट के आ गए। अब देखो डिमांड और बढ़ गई लेबर की, कितनी हो गई, डिमांड हो गई 30, लेकिन सप्लाई अभी भी उस तरीके से नहीं बढ़ रही। तो दैट मीन्स जो वेज रेट है लेबर का और भी बढ़ जाएगा। इसकी मतलब उसकी एक्चुअल अर्निंग बच्चे क्या हो गई, 20 हो गई। क्योंकि इसका मतलब क्या हम देख पा रहे हैं कि सप्लाई, जो डिमांड है वो तो बढ़ती जा रही है, ठीक है, डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन पीछे से सप्लाई ही नहीं है, जिस वजह से वेजेस लेबर की बढ़ानी पड़ रही है। तो एक्चुअल अर्निंग 20 हो गई, ट्रांसफ़र अर्निंग तो वही रही, 10 ही रही लेबर की। तो रेंट कितना आ गया बच्चे, 10 आ गया। अब देखो यहाँ पे रेंट अलग अलग निकल रहे हैं, क्योंकि आपकी एक्चुअल अर्निंग ट्रांसफ़र अर्निंग के इक्वल नहीं है, बल्कि एक्चुअल अर्निंग इज़ ग्रेटर देन योर ट्रांसफ़र अर्निंग। तो ये सारा कुछ बताया गया है आगे, ये सारा दिया गया है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम इसकी कर्व को डिफाइन कर लेते हैं कैसे बनेगी, फिगर में देख लेते हैं। अब देखो एक्स एक्सिस पे हमने लेना है लेबर के यूनिट्स को, कि कितना लेबर एम्प्लॉय, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लेके क्या चल रहे हैं, डिमांड फॉर दी लेबर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी लेबर कितनी ले रहे हो, नंबर ऑफ योर लेबरर्स, एंड वाई एक्सिस पे आपका क्या आ जाएगा, वेजेस या फिर रेंट, क्योंकि दोनों चीज़ें, वेजेस भी इंक्रीज हो रही थी ना लेबरर की, वैसे ही रेंट भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। नंबर ऑफ लेबरर्स शोन ऑन दी ओ एक्स एक्सिस, वेजेस एंड रेंट शोन ऑन दी ओ वाई एक्सिस। सपोज करो इनिशियल डिमांड कर्व है जो लेबरर्स की है वो है डी डी, मान के चलते हैं कि डिमांड लेबरर्स की इतनी है, डी डी है, ठीक है। सप्लाई का वजह कैसे बनेगी, यहाँ पे सप्लाई क्या है, लेस देन दी लास्ट एक, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बनेगी, ये बनेगी ऐसे, बनेगी तो अपवर्ड स्लोपिंग, लेकिन ना थोड़ी सी कम, ठीक है। सप्लाई कर्व इज एस, इसका मतलब हमारे पास जहाँ पे इक्वल आ गए दोनों के दोनों, यहाँ पे दोनों के दोनों इक्वल आ गए, वहाँ पे मतलब हम लेबर कितनी एम्प्लॉय करके बैठे हैं, ओ एन लेबरर, और उसको वेजेस कितने दे रहे हैं, ओ डब्ल्यू वेजेस लेबरर को हम लोग दे रहे हैं। ओ एस सप्लाई कर्व ऑफ लेबर क्या इंडिकेट करती है आपको, जो ओ एस सप्लाई कर्व है बच्चे, ये वाला पार्ट है लेबर का, इसका मतलब मिनिमम, मिनिमम क्या था उसमें, 10 रुपीज़ था ना, तो 10 रुपये तो लेबर को चाहिए ही चाहिए, उसका ये ट्रांसफ़र अर्निंग है। लेकिन देखो एक्चुअल अर्निंग कितनी हो रही है, ये रही ओ डब्ल्यू। अब क्या करेंगे, एक्चुअल में से मतलब ओ डब्ल्यू में से ओ एस को माइनस करवा दो, कितना बचा, एस डब्ल्यू। तो एस डब्ल्यू क्या होगा, ये वाला पोर्शन क्या निकल के आएगा, इट विल बी द रेंट, यही रेंट है। अब देखो एक्चुअल अर्निंग ढूंढी कैसे है, एक्चुअल अर्निंग जो ओ एन यूनिट्स ऑफ लेबर की, वो कैसे ढूंढते हैं, ओ डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई ओ एन, ये सारा हिस्सा आपकी एक्चुअल अर्निंग का ही है। ये क्या निकल के आ गया, ओ डब्ल्यू ई एन। ट्रांसफ़र अर्निंग कैसे निकालते हैं, ये वाला पोर्शन था ना, ओ एस ई एन, मतलब आपने बड़े वाले पोर्शन में से ये जो है छोटा वाला पोर्शन, ये वाला ये माइनस करवा दिया, तो इसका मतलब ये पोर्शन जो बच गया, जो मैं कर रही हूँ, ये सारा क्या है बच्चे, रेंट में जाएगा। ये तो था पहला पार्ट। अब देखो डिमांड लेबर की बढ़ गई, कितनी हो गई, D1, वहाँ पे लेबर हमने कितनी एम्प्लॉय कर दी, ON1, वेजेस कितनी दे रहे हैं लेबर को, OW1। तो इसका मतलब रेंट क्या होगा, ये सारा रेंट ना होगा, ये वाला पोर्शन, क्योंकि एक्चुअल अर्निंग बच्चे क्या होगी इसमें, OW1 E1N, और ट्रांसफ़र अर्निंग क्या हो जाएगी इसमें, OWE1N। तो दैट मीन्स आपने क्या कर दिया, इनको इसमें से माइनस किया, आपका जो ये पोर्शन बच के आ गया वो सारा कुछ क्या है, रेंट है। सो टोटल रेंट को हम लोगों ने निकाल लिया, OW1 E1 N1 में से माइनस किसको करवाया, OS E1
N1, ठीक है, OSE1 N1 को माइनस करवा दे तो ये वाला पोर्शन जो बच गया वो किस में चला गया, रेंट में चला गया। तो ये पोर्शन कब हमने करना है, जब आपने सप्लाई ऑफ फैक्टर को लिखना है लेस देन परफेक्टली इलास्टिक। तो ये चीज़ें यहाँ पे बस आपने ध्यान में रखनी है, पहला इन इलास्टिक, फिर परफेक्टली इलास्टिक, फिर लेस देन दी परफेक्टली इलास्टिक। तो ये थी बच्ची आपकी मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। आगे जो इसके टॉपिक्स रह गए कि रिकार्डियन थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी का डिफरेंस, रिकार्डियन थ्योरी से मॉडर्न थ्योरी क्यों ज़्यादा बेहतरीन है, ये सारा कुछ रिकार्डियन व्यू, मॉडर्न व्यू, सारा कुछ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया जाएगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।